हाँ भाई, अब हम ना क्लास 11th अकाउंट्स का एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम देखना एक बार, सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कंपाउंड एंट्री, क्या है नाम है सर इस टॉपिक का? कंपाउंड एंट्री, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं एक बार। एक बताना, एक एंट्री बताना इसकी क्या होगी। एक ट्रांजैक्शन बोलता हूँ मैं, रेंट पेड ₹5000, ठीक है। एक ये एंट्री है। एक सर ट्रांजैक्शन है, सॉरी, सैलरी पेड ₹7000। लेट से ये दोनों एंट्रियाँ ना हुई, हमने रेंट भी और सैलरी भी दोनों एक ही डेट को पे करा है, 19th मार्च एंड 19th मार्च, ठीक है। अच्छा सर, एंट्री बताना। सर एंट्री बार बार क्या पूछते हो सर, हमें तो पता ही है। क्या एंट्री होगी सर इसकी? रेंट सर क्या एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को डेबिट कर दो और लॉस को भी डेबिट कर दो, बट स्टिल ही एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर देते हैं हम। कितने से सर? 5000 से। सर पे करने के बाद हमारे से क्या चला गया? कैश चला गया। तो वट एवर गोज आउट क्या कर देते हैं? क्रेडिट। कौन सा रूल बोला था ये बात? सर ये बोला था हमारा रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। अच्छा सर, ये एंट्री कर दी हमने, एक एंट्री कर दी। सर इसकी भी एंट्री बताओगे? हाँ सर बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी भी तो क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है सर? डेबिट। अच्छा, और सर क्या गया पे करने के बाद हमारे यहाँ से? कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में पेमेंट कर दी, कैश अकाउंट। अच्छा कितने के सर? 7000 का। ये लो, ये एंट्री होगी। सर एक बात बताना, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो चल जाएगा? अरे सर एक एक ही तो होता है, कंबाइन कैसे हो जाएगा? सुनना मेरी बात, इसको थोड़ा सा ना अपने कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे सर? सैलरी हमने पेमेंट करी 7000, रेंट पेमेंट किया 5000, टोटल कैश हमारे यहाँ से गया 12000। हाँ सर, हो तो सकता है। मतलब कि सर दो एंट्री में अगर एक अकाउंट सेम साइड का कॉमन है तो हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर इसमें क्या कर रहे थे? रेंट पे कर रहे थे, इसमें सैलरी पे कर रहे हैं, इसमें सर इसमें पेमेंट कर रहे हैं, दोनों इकट्ठी पेमेंट कर रहे थे, सैलरी की भी और रेंट की भी। अच्छा सर, कैसे पता लगा कि कंपाउंड एंट्री हो पाएगी कि नहीं? सर ऐसा है, जितनी भी एंट्री को कंपाउंड करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो ना आप, समझना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार। जितने भी एंट्री को कंबाइन करना चाहते हो, कंपाउंड करना चाहते हो, उसका दोनों में से एक साइड का अकाउंट कॉमन होना चाहिए। जैसे सर इसमें एक साइड में कैश है, इसमें भी एक साइड में कैश है, बट इसके क्रेडिट साइड में कैश है तो इसके भी क्रेडिट साइड में कैश होना चाहिए। जो अकाउंट कॉमन है दोनों एंट्री में, दो से ज़्यादा एंट्री में, वो सेम साइड में होना चाहिए। सर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है सर इसमें, कैसे, क्या कह रहे हो आप? जैसे मान लो सैलरी टू कैश ना होता, ये हमारे को कैश मिल गया तो हमने क्या करा सर? कैश आ गया और हमारे को इनकम होगी, इनकम को करते हैं क्रेडिट, कि जो आता है उसे डेबिट। तो सर कितने का? 7000 का। सर अब आप कहोगे इस एंट्री में भी कैश है, इस एंट्री में भी कैश है, सर दोनों में एक अकाउंट कॉमन है, हो जाएगा क्या? कंपाउंड एंट्री नहीं हो पाएगी भाई। क्यों? जो अकाउंट कॉमन है ना, उनकी साइड भी कॉमन होनी चाहिए। ये कैश अकाउंट कॉमन तो है, बट क्या इनकी साइड भी कॉमन है? नहीं सर, साइड मतलब कैसे? अरे ये क्रेडिट साइड में आ रहा है ना कैश, ये कैश डेबिट साइड में आ रहा है, ये नहीं कर सकते। वैसे चाहे आप कंपाउंड कर सकते हो, बट लॉजिकल नहीं होगा। क्यों? सर इसको कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा सर? ये फिर पता है क्या बन जाएगा हमारा एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट। एक बार ये छोड़ते हैं सैलरी वाली एंट्री, ये देखो। अच्छा, रेंट कितने का था सर? 5000 का।
हमारे यहाँ से कैश गया 5000 का, सैलरी की वजह से कैश आया 7000। अच्छा, और सर इसको अगर हम करें क्या, कैश डेबिट हुआ हुआ है 7000 से, क्रेडिट हुआ हुआ है 5000 से, काटेंगे तो सर काटने के बाद भी डेबिट साइड ज़्यादा पड़ी है, कितने से, 2000 रुपीज़ से। और सर 2 में क्या आएगा, 2 में सर आएगा सैलरी 7000, कोई एंट्री बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी ठीक था, रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी कैसे बन जाएगी सर, ये मीनिंगफुल नहीं है। क्यों सर, ये मीनिंगफुल कहाँ से आ गई, ये मीनिंगफुल थी, इसका क्या नरेशन था सर, रेंट पेड ₹5000। अच्छा, सैलरी पेड के नीचे क्या लिखते थे हम, सैलरी टू कैश में, सैलरी टू कैश में लिखते थे सर सैलरी पेड ₹7000। सर यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ नरेशन मीनिंगफुल बन रहा है, क्या बन रहा है समझना, सैलरी एंड रेंट पेड टोटल किया ₹12,000, 5000 प्लस 7000। हाँ सर, ये तो नरेशन जो उसके नीचे इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, नरेशन क्या होता है, एंट्री के नीचे ये इन्फॉर्म करना कि जो भी एग्जामिनर है उसको कि एंट्री किसके बारे में हुई है, उसके लिए नरेशन दिया जाता है। सर यहाँ पे नरेशन देना था रेंट पेड, इसके नीचे देना था सैलरी पेड, तो दोनों को मिला के हमने नरेशन भी मीनिंगफुल बना दिया। क्या यहाँ ऐसा बन सकता है, नहीं सर, यहाँ तो कैश डेबिट हो रहा है, तो पेड तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ये देखो ना, ये कैश डेबिट हो गया सर, ये देखो कोई अपना मीनिंगफुल बनेगा ही नहीं। कैसे सर, यहाँ पे नरेशन बनना था सैलरी रिसीव्ड, यहाँ पे रेंट पेड, ये बन ही नहीं रहा नरेशन, देख लो कहाँ बन रहा है सर, सैलरी रिसीव्ड 7000 की हुई है, कैश तो सैलरी करे तो 2000 ही आ रहा है, तो बाकी का 5000 रेंट है, ये मीनिंगफुल नहीं है। मतलब सर ये तो पता लग गया हमें गलत है, सही वाले की हिंट दे दो और हमें कुछ ना कुछ ठोस सबूत और जानकारी दे दो। देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझो इस बात को, समझना यार। हाँ, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, कम 2 मिनट यार, इसको रिफिल कर ले एक बार ना। हाँ भाई, अब देखना डॉक्टर साहब क्या बोल रहा है ये, सर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स तो बताओ क्या होएगी, कैसे पता लगेगा हमने करना है कि नहीं कर सकते हम, क्या कंपाउंड एंट्री। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट्स जानने की कोशिश करते हैं क्या होएगी इसकी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट होएगी 2 और मोर ट्रांजैक्शन must have must have at least one common account on common side and both transaction जो क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड करना चाह रहे हैं ना, वो अकर हुई है ऑन सेम डेट। सर ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल, ये जैसे मान लो एक एंट्री ये थी और एक एंट्री थी सैलरी टू कैश 7000। सर ये भी 19th को हुई थी, ये भी 19th को हुई थी। सर ये तो बात ही छोड़ दो, इसमें तो एक अकाउंट कॉमन है, हाँ सर है, सेम साइड पे है, हाँ सर है, तुमने क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया। अरे भाई तुमने, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ना, ऐसे क्या, ये मान लो 21 मार्च को ही है, अब भले ही इनके अकाउंट कॉमन है, इनके अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं की मैंने, अकाउंट भले ही सेम साइड के कॉमन है, बट इनकी कंपाउंड एंट्री इम्पॉसिबल है। क्यों सर, कंपाउंड एंट्री होने के लिए कम से कम दो एंट्री या दो से ज़्यादा एंट्री में एटलीस्ट एक अकाउंट सेम साइड में कॉमन होना चाहिए। अगर कैश अकाउंट कॉमन है तो कैश अकाउंट किस साइड में है, क्रेडिट में, तो दूसरे वाली एंट्री जिससे कंपाउंड करना चाह रहे हैं ना हम, उसमें भी कैश क्रेडिट साइड में होना चाहिए। हाँ सर बन जाएगी बात, तो मैं लिख दिया क्या, सैलरी एंड रेंट पेड, और सर सेम डेट पे होनी चाहिए। अगर 21 मार्च है तो सर नहीं पॉसिबल, अगर ये 19th का 19th ही है ना तब पॉसिबल है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि सर जब ये एंट्री करेंगे ना बुक्स में, तो बुक्स में पूछेगा किस डेट को कर रहे हो एंट्री, बता तो दो, तो हम अगर 19th या कॉमन डेट रहेगी तो वो कॉमन डेट लिख देंगे हम, क्या
19 मार्च। एट आफ्टर ऑल डेट तो एक ही लिख सकते हैं ना हम, अगर दो डेट्स पे हुई फिर सर पॉसिबल नहीं है, क्या लिखेंगे 19 तो 21 मार्च, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, दो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, उनके जो अकाउंट आ रहे हैं उनमें से एटलीस्ट एक अकाउंट सेम होना चाहिए, सेम साइड पे, और सर सेम डेट पे कर होनी चाहिए, तो तब हम कर सकते हैं क्या, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं सर। अच्छा अब सर कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं हम, ये बात समझ में आ गई हमें। अब कुछ थोड़ा सा हम जाने की कोशिश करते हैं, क्या इन डेप्थ में। सर ये केस 1 था, क्या था, केस 1। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एक बार यहाँ पे लिख दूँ मैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। क्या कर रहे हैं सर हम यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है सर 5, 7 एंड 12। सर ये होगा केस नंबर 1, ठीक है सर। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, डिफरेंस समझना अब। फर्स्ट मान लो हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी थी, उसका हमने दे रखी थी रेंट पे, तो मतलब हमें रेंट मिला, कितने का रेंट मिला, ये सेम अमाउंट रखते ताकि कंपैरिजन इजी हो जाएगा 5000 का। सर हम कहीं काम करते थे तो हमें सैलरी मिली, कितनी सैलरी रिसीव हुई सर, सर सैलरी रिसीव हुई हमें 7000 की। सर एंट्री बताओगे, सर पहले ये बताओ डेट सेम है, चलो डेट की भी तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। लेट से ये हुई है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, 19 मार्च को हुई है, कब हुई है 19 मार्च दोनों। अच्छा सर एंट्री तो पता ही है, रेंट रिसीव होने से कैश हमारे पास आया होगा तो हमने कर दिया होगा, जो आता है डेबिट। अच्छा सर 2 में क्या लिखूं, 2 में किस वजह से आया, कौन सी इनकम की वजह से आया, सर हमें रेंट हुआ और रेंट की हमारी इनकम करते क्रेडिट, किसने बोली ये बात, नॉमिनल अकाउंट ने। अच्छा 5000 रुपीज़, कितना 5000 रुपीज़। अच्छा सर एक ये एंट्री कर देंगे 19 मार्च को, एक सर 19 को एक और एंट्री करेंगे हम, क्या सर कैश आ गया हमें, बट अब वजह कुछ और थी, इनकम कुछ और हुई थी हमें, क्या हुई थी, सैलरी इनकम हुई थी हमें। अच्छा कितनी सर 7000। सर इसको कंपाउंड कर सकते हैं, सर रूल देखो, इसको एक बार भूलो, दिमाग में लगाओ क्या आएगा, सर डेट्स कॉमन, दो एंट्री में अकाउंट कॉमन कैश, और सेम साइड में वो भी डेबिट और वो भी डेबिट, मतलब कंपाउंड एंट्री पॉसिबल है। क्या एंट्री करेंगे सर, टोटल कैश सर हमारे पास आया जो डेबिट हुआ हमारे पास 19 मार्च को, कितना 7 और 5 12,000। सर सोर्स दो थे डेबिट होने के, पहला सोर्स था रेंट और दूसरा सोर्स था सैलरी, सिंपल सी बात है सर। तो ये होगी हमारे पास कंपाउंड एंट्री, ये हो गया सर केस नंबर 2। सर डिफरेंस क्या है, आपने तो बस एंट्री करनी बताई है उसमें, नहीं डिफरेंस पता है क्या है, ये हमने कंपाउंड एंट्री करी है, यहाँ पे क्या करा, डेबिट करे हैं 2 अकाउंट्स और क्रेडिट करे सिंगल अकाउंट। सर 2 से ज़्यादा भी डेबिट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इंश्योरेंस भी पे किया, वेजेस भी पे किए, जितने मर्जी पे करते रहो, तो डेबिट 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट हुए हैं। सर यहाँ सर उल्टा हो गया, बस इतना ही फर्क है, क्या डेबिट हुआ है सिंगल अकाउंट और सर क्रेडिट हुए हैं 2 अकाउंट्स। अच्छा 2 अकाउंट क्रेडिट हो गए, यहाँ पे क्रेडिट सिंगल हो रहा था, यहाँ पे डेबिट सिंगल है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर केस 2 समझ में आ गया। सर ऐसा हो सकता है या डेबिट भी 2 से ज़्यादा हो रहे हो या 1 से ज़्यादा हो रहा हो और क्रेडिट भी, बिल्कुल हो सकता है, समझना कैसे, इसको एक बार रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंपल ही है यार, कोई चक्कर वाली बात नहीं है वैसे, समझना। समझो हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, हमें 3-4 साल हो गए बिजनेस स्टार्ट किए को, ठीक है, और रन कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है। हमने बिजनेस के ना जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़ी है बिजनेस में, उसके बैलेंसेस देखना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने अकाउंटेंट को बोला कि हमें बैलेंसेस बताओ, उसने हमें एक शीट दी जिसपे जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उसके क्या लिखे हुए थे, बैलेंस, उसको बोला उसने क्या, बैलेंस शीट। बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बस समझो एक बार इसमें। उसने हमें दिया है बैलेंस शीट, कहता हाँ जी सर आपने मुझसे अकाउंट्स मंगवाए थे, कितने कितने बैलेंस है। सर मान लो
कैश हमारे पास पड़ा है कितना 15,000 रुपीज़। कितना 15,000 रुपीज़। अच्छा सर डेटर्स पड़े हैं 10,000 रुपीज़। स्टॉक पड़ा है 5,000 रुपीज़। फर्नीचर लेट्स इट 11,000 रुपीज़। अच्छा ये सारी असेट्स पड़ी हैं। सर कुछ लाइबिलिटीज़ पड़ी है? हाँ सर पड़ी है लाइबिलिटीज़ भी। देखो क्रेडिटर्स पड़े हैं 30,000 रुपीज़ के। कितने के? 30,000 के। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। 30 के नहीं पड़े ये, 11,000 के पड़े हैं। और सर कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में जो, वो कितने की है? सर कैपिटल लगी हुई है 30,000 रुपीज़ की। हमने कहा कि हमें बैलेंस दे साल के स्टार्टिंग में। 3-4 साल हो गए बिजनेस चल रहा था बढ़िया, साल के 1 साल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथे साल के स्टार्टिंग में हमने कहा एक शीट पे मुझे बैलेंस लिख के दे। उसने शीट पे बैलेंस लिख के दे दिए सारे। सर एक बताओगे ये क्या है? सर ये तो है एसेट्स। क्या है ये? एसेट्स। क्या होगा इनका बैलेंस? डेबिट। और सर ये क्या है? सर ये है हमारी लाइबिलिटीज़। इनका बैलेंस क्या होगा सर? क्रेडिट। सर अब ये कह रहे ट्रांसफर नहीं, इसको एंट्री के थ्रू शो करोगी कैसे कैसे कितनी कितनी अमाउंट पड़ी है। अच्छा सर शो भी कर देते हैं। देखो चलो यहीं पे शो करते हैं, देखना। सर कैश कितना पड़ा है हमारे पास? कैश पड़ा है 15,000। सर कैश के एसेट मतलब इसका बैलेंस डेबिट, यानी कि 15,000 पे डेबिट कैश पड़ा है हमारे पास। डेटर्स, सर डेटर भी तो एसेट ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डेटर को डेबिट करा, डेटर अकाउंट डेबिट पड़े हैं 10,000 के। सिमिलरली स्टॉक अकाउंट डेबिट पड़ा है कितना? 5,000 का। फर्नीचर भी तो एसेट है सर, बिल्कुल। फर्नीचर डेबिट पड़ा है 11,000 का। अब सर लाइबिलिटीज़ की बारी आ गई। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। सर क्रेडिट में डाल देते हैं, क्या आएगा? 2 क्रेडिटर्स। कितने के पड़े हैं सर? 11,000 के। एक सर कैपिटल पड़ी है। कैपिटल कितनी पड़ी है सर? 30,000 की। कितने की? 30,000 की। हो गया सर। सर पहले ये देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया, क्योंकि आने तो चाहिए एंट्री में। 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और ये 11 41, ये भी 30 और 11 41। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, बट ये तो अपने बैलेंस शीट से चेक है, तो बैलेंस शीट में कैसे? एक मेरी बात याद रखना, आगे सारी बातें करेंगे। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें लिखी होती है, क्या क्या? एसेट्स कितने कितने बैलेंस की पड़ी है हमारे पास, और लाइबिलिटीज़ कितने कितने बैलेंस की पड़ी है हमारे पास। ये बात याद रखना। एसेट्स जो होती है सर, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। उसमें सर एक फॉर्मूला लिखते थे हम, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये बात यहाँ पे भी लागू होती है क्या? बैलेंस शीट में भी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती है। बैलेंस शीट में क्या होएगा सर? 2 कॉलम बने होंगे, ये लाइबिलिटीज़ यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की अमाउंट, एसेट्स यहाँ पे एसेट्स की अमाउंट, कैपिटल भी यहीं पे आती है। सर जो ये टोटल आएगा ना लाइबिलिटीज़ का और ये एसेट्स टोटल आएगा, ये इक्वल होगा। सर ये तो हम पढ़ के आए हैं पहले। हाँ बिल्कुल पढ़ के आए हो। किसने, कब, कौन से चैप्टर में? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, जिसमें हम कहते थे एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और बैलेंस शीट पे आप इस पे कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर इसका मतलब ये पता लग गया, जो बैलेंस शीट बनती है वो किस पे बेस्ड होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये एक MCQ भी प्रिपेयर हो गया अपना, क्या कि बैलेंस शीट इज मेड ऑन द basis of अकाउंटिंग इक्वेशन। सही है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट या फिर ड्यूल एंटिटी डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। बस ये एक बात है, ठीक है। अच्छा सर ये तो नई बात बता दी वैसे आपने। अरे सिंपल सिंपल बात समझना चल रहा, ठीक है ना। अच्छा
ये बात समझ में आ गई सर, हमने कर दिया सर। डेबिट क्रेडिट भी इक्वल कर दिया, हमने कहा था एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज पर कैपिटल, बैलेंस शीट के दो टोटल इक्वल होते हैं, ये टोटल होता है लायबिलिटीज का, ये टोटल होता है एसेट्स का। तो सर लायबिलिटीज के टोटल इक्वल होता है एसेट्स के टोटल के, और सर कैपिटल तो आती है लायबिलिटी में, क्योंकि सर फर्म या फिर कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो सर ये लिख दिया हमने। सर ये क्या कर दिया आपने, अरे मैंने देखो क्या किया है, डेबिट भी क्या करा मैंने, मोर देन वन अकाउंट, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट ही डेबिट करे हैं, और क्रेडिट भी एक से ज़्यादा अकाउंट करें। ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब सर ये एक तो हमने केस करा जहाँ पे डेबिट तो दो या एक से ज़्यादा अकाउंट होते थे, बट क्रेडिट सिर्फ सिंगल अकाउंट होता था। ये केस 1 था। केस 2 में क्या आया सर केस 2 में आया यहाँ पे डेबिट सिंगल अकाउंट हुआ, क्रेडिट एक से ज़्यादा अकाउंट हो गया। सर यहाँ तो बात ही छोड़ दो आप, यहाँ क्या हुआ, ये केस 3 है। क्या है ये, यहाँ कर देते हैं केस 3। डेबिट भी एक से ज़्यादा अकाउंट हुए, क्रेडिट भी एक से ज़्यादा अकाउंट हुए। सर एक बात बताया तो मैं आपको, ये जो एक ऐसी एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुए हों और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुए हों, और इसमें क्या लिखे हो, सारों के बैलेंसेस लिखे हो एसेट्स लायबिलिटीज के, इसको हम क्या बोलते हैं सर, ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग एंट्री। तो सर एक बात हमारे को और समझ में आ गई कि ओपनिंग एंट्री क्या है। सर ओपनिंग एंट्री इज नथिंग बट अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का एक स्पेसिफिक टाइप है ओपनिंग एंट्री। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ओपनिंग एंट्री क्या है। सर कंपाउंड एंट्री के टाइप है ओपनिंग एंट्री। क्यों सर, कंपाउंड एंट्री के 3 केस या 3 टाइप थे। एक में तो सर क्रेडिट करते सिंगल अकाउंट, डेबिट करते हैं एक से ज़्यादा अकाउंट। एक में सर डेबिट करते हैं सिंगल अकाउंट, क्रेडिट करते हैं एक से ज़्यादा अकाउंट। सर एक जो तीसरा केस है ना, जिसमें डेबिट भी एक से ज़्यादा अकाउंट करते हैं और क्रेडिट भी एक से ज़्यादा अकाउंट सिंगल एंट्री में, हम उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, जो कि कंपाउंड एंट्री कहलाई जाती है। ठीक है, बट थर्ड एक स्पेसिफिक टाइप है उसका। ठीक है, ठीक सर। हाँ तो यार इतना ही करते हैं इस वीडियो में, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।